हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गॉस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। आरबीएससी बोर्ड की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इजी है। और ये इसमें से बोर्ड क्लास में बड़ा क्वेश्चन आने की लगभग 99% संभावना होती है और मोस्टली 7% आता ही है। और बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इजी है एकदम। जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र को हमने एक सीधे फॉर्मूले के आधार पर निकाला था, कूलाम के नियम के आधार पर निकाला था और मैंने उसमें चर्चा भी की थी और कई सारी चीज मुझे इसमें बतानी भी है। तो कूलाम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र जो निकालते हैं वो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, लेकिन इसमें हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। लेकिन करेंगे किसकी हेल्प से? वो करेंगे गॉस के नियम की हेल्प से। गॉस साइंटिस्ट का नाम है और उसकी जो एप्लीकेशन है, जो उसके अनुप्रयोग है कि किस किस आकार के आवेशित वस्तु से हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, वही अनुप्रयोग में है। लेकिन गॉस को नियम को स्टार्ट करने से पहले हम गॉस के नियम में छोटी छोटी जो चीज आएंगी उनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। विद्युत फ्लक्स आएगा, विद्युत फ्लक्स को समझेंगे। विद्युत फ्लक्स से पहले क्षेत्र सदिश आएगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसको समझेंगे। उसकी छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कराएंगे। फिर हमारा गॉस का नियम अनुप्रयोग जो है और उस स्टार्ट हो जाएगा। और वो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, दूसरे टॉपिक में मिल जाएगा, आपको दूसरे लेक्चर में मिल जाएगा इसके में। तो आज हम इंट्रो करते हैं कि हमारा जो गॉस का नियम है वो किस तरीके से शुरुआत होगा, कहाँ से शुरुआत होगा, उसमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो करेंगे वो है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सब जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ के आते हैं। लेकिन एक शब्द है सदिश, ये कि क्षेत्रफल है ना, ये सदिश राशि कैसे बनती है जरा इसको समझना है। वेक्टर एरिया। वैसे सदिश राशि के बारे में सब जानते हैं आप क्या, कि सदिश राशि एक राशि होती है जिसकी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसकी दिशा क्या होगी और इसको कैसे कहेंगे यार हम? एरिया, क्षेत्रफल, जिसे पृष्ठ भी कहा जाता है, तो उसके निकालने उसकी बात करेंगे हम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि क्षेत्रफल सदिश के आधार पर ले गया कैसे क्या होता है। एक क्षेत्रफल होता है, एक समतल होता है, प्लेन होता है ना, उसके हम दिशा लेते हैं और उसकी दिशा किस तरीके से आधार पर ली जाती है, उसके लंबवत ली जाती है और किस आधार पर ली जाती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम बाकायदा जिसे बोर्ड में लिखेंगे ना, समझाएंगे, उस आधार पर हम लिखेंगे। लेकिन पहले समझाता हूँ। मान के चलिए कि मैंने यहां पर कोई एक वर्गाकार मान लीजिए, आयताकार मान लीजिए, कोई एक समतल लिया, ये वाला, ठीक है ना, जिसकी लेंथ ये है, लंबाई a, जिसकी चौड़ाई ये है आपकी b। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई a क्रॉस b, ठीक है ना। अब इस सदिश में निरूपित करना है तो हम है ना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्षेत्रफल, यानी कि ये सदिश राशि किस तरीके से बनेगा। तो हमने पढ़ा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, a b sin थीटा। लेकिन ये जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल आता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है इन दोनों का, कि नहीं, दो सदिशों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक सदिश राशि होगी। और उस सदिश राशि की जो दिशा दी जाती है, दो सदिशों के सदिश की जो गुणनफल आता है उसकी दिशा किस आधार पर दी जाती है? दाहिने हाथ के पैंच के नियम के अनुसार। 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं क्या कि दो सदिश होते हैं हमारे, क्या, a वेक्टर और ये b वेक्टर। ऐसे बेटा जैसे ये मैं बता रहा हूं, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है। तो इसकी जो दिशा होगी ना, वो दिशा इस तल प्लेन के लंबवत दिशा में होगी, है ना। इससे भी 90 डिग्री एंगल बनाए और इससे भी 90 डिग्री एंगल बनाए, दोनों से इस तरीके से, जैसे ये a हो गया और ये b हो गया। तो पेंच के नियम अनुसार ऐसे तो ऊपर की ओर, ऐसे जा रहे हैं तो नीचे की ओर। तो लंबवत ऊपर की ओर भी हो सकती है और लंबवत नीचे की ओर भी हो सकती है। लेकिन हम बात करें इस
ओपन सरफेस की बात करें, ओपन सरफेस का मतलब एक अकेला तल। जैसे मेरा ये बोर्ड है, किसी बंद आकृति का कोई हिस्सा नहीं बना हुआ है, बिल्कुल एकदम ओपनली है, किसी का कोई भी बाउंडेड नहीं है, किसी की बाउंड्री को निर्मित नहीं कर रहा है, न घन की है, न घनाभ की है, न और किसी बंद आकार की है, सिर्फ एक अकेला पृष्ठ है, तो ओपन पृष्ठ इसको बोलते हैं। इसकी जो दिशा लेंगे हम दोनों दिशाओं में ले सकते हैं, लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर, तो ये ओपन पृष्ठ की बात होगी। हालांकि मैं वो नोट भी करवाऊंगा स्पेशल चीज में। तो ये चीज हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब बात आती है कि यहाँ से किस तरीके से हो गया, जो हमारा ये थीटा कहाँ से चला गया, किस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री। तो हमारा ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और एन कैप मतलब लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत अंदर की ओर। केवल और केवल ओपन पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है वो मैं बताऊंगा। बंद पृष्ठ किसका होता है, जैसे घन की बात करेंगे, घनाभ की बात करेंगे, तो उनके बंद पृष्ठ होते हैं। जैसे घन की 6 फलक होते हैं, घनाभ के भी 6 फलक होते हैं। हमारा गोला होता है, गोले का बंद पृष्ठ होता है, तो उनके लिए हम है ना वो बंद पृष्ठ हो गए, क्योंकि बंद आकृति निर्मित कर रहे हैं। जैसे सिलेंडर की बात करता हूँ, बेलनाकार चीज की बात, उसका जो बाहरी पृष्ठ होता है वो बंद आकृति को निर्मित करता है। लेकिन ये चीज है ना ओपन पृष्ठ होगा, और ओपन पृष्ठ में हम लंबवत अंदर की ओर भी लेते हैं और लंबवत बाहर की ओर भी लेते हैं। किस आधार पर लेते हैं, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसकी दिशा किस आधार पर दी जाती है, पैच के नियम के अनुसार दी जाती है, या तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर। तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है। किसी भी एक तल को हम उसकी दिशा के साथ में निर्धारित कर दें, उसकी दिशा भी बता दें एक क्षेत्रफल की या सतह की, तो वो जो हमारा सतह बनेगा, पूरा क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। किस तरीके से, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। किस आधार पे, ये इस तरीके से मैंने प्लेन लिया है इस पे, ठीक है। अब ये हमारा ये लंब है ना, इसकी जो दिशा दर्शाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सतह हो गया, प्लेन हो गया। ये क्या है, क्षेत्रफल। इसकी जो दिशा होगी वो किसके लंबवत, यानी कि इसके साथ में कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री, यानी कि तल के साथ में कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो ये ए वेक्टर हो गया, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्षेत्रफल सदिश। बहुत सरल सी चीज है। बोले तो जैसे ये मेरा हाथ है, ओपन पृष्ठ है, किसी की बंद आकृति निर्मित नहीं कर रहा, अकेला सिंगल है बिल्कुल। तो अगर मैं इस सतह पर, इस सतह को, ये सतह ही है एकदम प्लेन है, इसकी मोटाई को मैं लगभग नगण्य मानूं, तो सतह को खाली क्षेत्रफल की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसकी जो दिशा होगी, सदिश राशि की दिशा होती है, तो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर बाहर की ओर भी हो सकती है, और खुला पृष्ठ तो ये अंदर की ओर भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के आधार पर मैंने समझाया, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है ना। ये खाली परिमाण लिखा है मैंने ए, ये है, ठीक है ना। तो कोई भी एक क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, उस पृष्ठ की, जो प्लेन पृष्ठ है उसकी दिशा, जिसकी दिशा उस पृष्ठ के, पृष्ठ मतलब सतह है, जैसे ये सरफेस, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, बाहर या अंदर की ओर लेते हैं। ये भी किसमें, केवल 2D सरफेस की बात करें, 2D सरफेस की बात करें, 2D पृष्ठ या सतह, जिसे हम क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल पृष्ठ या सतह का ही होता है, या सतह के लिए।
2D का मतलब बात करें तो क्षेत्रफल मोस्टली ये जो ओपन पृष्ठ है ना, किसके लिए बेटा? ओपन पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए। खुला पृष्ठ, जैसे ये बोर्ड है, किसी की बंद आकृति निर्मित नहीं कर रहा है, खुले पृष्ठ के लिए, ओपन पृष्ठ के लिए, 2D के लिए, क्योंकि 2D लेंथ इंटू विड्थ होगी ये। अब बात करेंगे सर सत्य तो ये ना 3D जो 2D आकृति है उसकी बात करोगे, क्षेत्रफल तो चाहे कोई हो वो तो 2D होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं बात कर रहा हूँ कि बंद आकृति जो बनाता है वो 2D डायग्राम का सतह नहीं होता है ये वाला। जैसे मैं अब सरफेस स्फीयर की बात करूं, गोले की बात करता हूं, तो गोला 3 डायमेंशन चीज होती है, 3D चीज होती है, तो उसकी जो सतह होगी वो 3D का सतह होगा, 3D का क्षेत्रफल होगा। जिससे मैं सिलेंडर की बात करता हूं, जैसे ये मेरा मार्कर है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, इसकी जो ये सतह है, ये सतह 3D आकार को निर्मित कर रही है। लेकिन ये बोर्ड है ना 3D आकार को निर्मित नहीं कर रहा है, इसकी अगर चौड़ाई को 0 मान लिया जाए तो है नहीं, बस समझ में घनघनाभ नहीं ले रहे हम, खाली ओपन पृष्ठ सतह दिख रही है मुझे। जिसमें एक कम दीवार की बात करता हूँ कमरे की, तो वो एक अकेली सतह है, वो खाली एक दीवार की बात करता हूँ मैं। अगर मैं इस कमरे की बात करता हूँ पूरे की, तो कमरे के ये 1 2 3 4 5 ऊपर छत में, उसके नीचे वाला फर्श 6, ये 6 फलक हो गए, तो ये बंद आकृति को निर्मित कर रहा है। तो इसकी जो सतह होगी, ये जो इसकी 6 फलक हैं, ये बंद आकृति को दे रहे हैं, तो इसकी जो सतह कहलाएगी कंप्लीटली वो 3D आकृति को निर्मित कर रही है, क्योंकि घन या घनाभ जो होता है हमारा 3D आकृति होती है, ठीक है ना। तो ये ओनली किसके लिए? खुले पृष्ठ के लिए। दिशा क्या होगी? लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत अंदर की ओर, किधर भी ले सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2D डायग्राम के लिए अब बात करता हूं मैं किसके लिए? बंद सतह के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो उसमें क्या है, ये नोट करके हमें लिखनी है किस तरीके से क्या है बेटा, ये चीज आप नोट कर लो। ठीक है बेटा, रब कर लिया। अब बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखनी है आपको। देखिए नोट करके, थ्री डी की सतह के लिए, 3D क्षेत्रफल, 3D एरिया के लिए या 3D पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर लेंगे, उसमें अंदर की ओर नहीं लेंगे। ये चीज ध्यान रखना। 2D में तो अपन किधर भी ले सकते हैं, और वो किधर क्या होता है कि मोस्टली विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेंगे। क्यों लेंगे मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी आगे हम चलते हैं कि सदिश की दिशा जो अभी 3D पृष्ठ की जो होता है, 3D पृष्ठ चाहे भले सिलेंडर का है, चाहे गोले का है, चाहे घन का है, चाहे घनाभ का है, या कोई भी एक बंद आकृति होती है टेढ़ी मेढ़ी जो होती है, वो आयतन तो घेरेगी, तो उसकी जो सतह होगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? 3D की सतह कहलाएगी। सदिश की दिशा पृष्ठ के केवल लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत केवल बाहर की ओर लेते हैं, न कि अंदर की ओर। ये भी चीज आपको याद रखनी है, न कि अंदर की ओर। तो ये चीज अपनी क्षेत्रफल सदिश आपने पढ़ी, क्षेत्रफल तो आपने आज तक पढ़ा। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है, बिल्कुल होती है। अगर खुली सतह अकेला पृष्ठ है तो उसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश राशि, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर अंदर कुछ भी ले सकते हैं। बट वो क्लोज सरफेस की सतह होगी तो उसका जो दिशा लेंगे वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेंगे। कैसे? देखिए, जैसे मैं इस करता हूं, किसकी बात करता हूं, 3D डायग्राम की बात करूं, तो देखिए बेटा किसकी कितनी सतह बनने वाली है।
देखिए इसकी कितनी सतह बनने वाली हैं, दोबारा से देखिए क्यू किस तरीके से बनाते हैं। देखिए ये फेस है, इसके कितने फेस है, 6। ये भी फेस है इसका, ये पीछे वाला भी फेस है इधर इसका, इसके पीछे वाला और भी है जो हमें दिखाई दे रहा है, सामने वाला है। तो मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इसकी दिशा किधर जाएगी, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ लंबवत बाहर की ओर। इसकी बात करूं तो इधर होगी, ऊपर वाले की बात करूं तो ये होगी। तो ये सिर्फ मैं किसकी दिखा रहा हूं, क्योंकि 6 सतह हैं तो ये क्षेत्रफल सदिश की ही दिशा है। अब सिलेंडर की बात करता हूं तो मैं सिलेंडर की बात करता हूं तो ये सिलेंडर की हो गई, वृत्ताकार सतह हो गई। किस तरीके से, देखो मैं पेज फाड़ के आपको भी समझाता हूं। देखिए ये ओपन पृष्ठ है। अगर मैं इसको बॉल के ऊपर कवर चढ़ा देता हूं तो बॉल का ही आकार ले लेगा, तब वो 3D का बन जाएगा। और मैं इसको किसी सिलेंडर के ऊपर यूं कर देता हूं तो वो सिलेंडर का बन जाएगा। एरिया तो है 2D का ही, 2D बनता है, 2D है अभी, ओनली 4 आयताकार है ये। लेकिन अब मैं कर दूंगा तो ये बेलनाकार सतह का हो गया, 3D डायग्राम होता है बेलनाकार है। तो और ये अगर मैं इसको बॉल के ऊपर चढ़ा दूं तो भी 3D होता है। तो क्यूब के ऊपर चढ़ा दूं अलग तो क्यूब का हो जाएगा। ये इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, एक तो ये हमारा वृत्ताकार सतह है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इधर होगा बेटा। नीचे वाले की बात करें तो ये हो जाएगा, है नीचे की ओर ए वेक्टर हो जाएगा। और इसकी बात करें ना, जैसे ये ऐसे, तो ये पृष्ठ के इस बिंदु से लंबवत ये हो जाएगा, इस बिंदु के लंबवत ये हो जाएगा, और इस बिंदु के लंबवत ये हो जाएगा। अच्छी तरीके से याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस बिंदु की मैं बात करता हूँ, इसके करता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमारा 3D डायग्राम है। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर को आप जान सकते हो कि स्पेयर ये रहा। चलो बनाए देते हैं, स्पेयर बनाए। मैंने आधा आधा से लगा, क्योंकि ऐसे लगता तो मैं सर्कल, ऐसा लग जाता कि सर्कल खींच रहा हूँ। आधा भाग ऊपर स्पेयर का, आधा भाग नीचे हो गया। तो इस बिंदु से मैं सरफेस खींचता तो यहां से सीधा ही हो जाता है। इसका केंद्र ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेडियस होगी इस सतह से बिल्कुल लंबवत गुजरेगी। कितने भी मैं पॉइंट यहाँ पर खींचता हूँ वो सतह के इसके केंद्र से होकर जाऊंगा, तभी वो लंबवत जाएगा। कहीं यहाँ पे खींचता हूँ तब भी ये होगा। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है हर एक बिंदु के लिए, ठीक है ना बेटा। ये थर्ड डायग्राम, तो ये आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट कर लेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश आपके समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी मैंने लिख दी, समझ में आ गया होगा। जैसे मेरा ये कॉपी का पेज है या और किसी चीज का, जैसे ये कॉपी है मेरे पास में, तो ये इसकी सतह हो गई। और इस सतह का क्षेत्रफल, ये ऊपर ली है, इसकी चौड़ाई 0 मान ली जाए तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर भी ले सकता हूँ, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर भी ले सकता हूँ। लंबवत अंदर बाहर क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि सदिश गुणनफल के आधार पर दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी एक सदिश राशि होती है। जो उनका सदिश परिमाण परिमाण आता है वो भी एक सदिश राशि होगी। दोनों का जो प्रोडक्ट आता है दो सदिशों का गुणनफल, तो उसकी दिशा क्या होती है, या तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर। वो पेंच के नियम के आधार पर दी जाती है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत शानदार इसका टॉपिक जो है, गॉस के नियम में और चीजें क्या प्रयोग होने वाली हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताई और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी भी बताई। बहुत अच्छी तरीके से समझाया था सारा सब कुछ। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। क्या बताया था, ये चीज आप ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र को जो दर्शाया जाता है काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दर्शाता है, पूर्णतः काल्पनिक होती हैं। उनकी जो इच्छा होती है मानने की, हम कैसे मानते हैं वो मैंने आपको उसको समझाया है। उनके गुण धर्म में भी बताया, प्रॉपर्टीज में भी बताया। क्या बताया है
कि आवेश की सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी नजदीक नजदीक होंगी, घनत्व जितना ज्यादा होगा, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। नजदीक नजदीक जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। ठीक है ना, ये चीज थी। और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होंगी, ये सब कुछ मैंने आज समझाया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, गॉस का नियम उसी पर आधारित है, कंप्लीटली उसी पर आधारित है, तो हम उसको समझेंगे। टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इसका जो सिंबल लेते हैं ना फाई, फाई क्या होता है, गोले में एक डंडा पार खींच देते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको इंग्लिश मीनिंग है तो फाई ई लिख देते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स आता है कई बार तो फाई, उसको भी फाई से डिनोट करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए बी लिख देते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़े आसान से समझ में आएगा, बहुत ही सरल है, ज्यादा इसमें कोई जोर नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक का मतलब तो विद्युत से हो गया, और फ्लक्स का मतलब किससे हो गया, फ्लो। और फ्लो का मतलब होता है बहना। बहना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, पानी बहता है, वही चीज है। फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं बहने वाला, ना कोई यहाँ पे लिक्विड फ्लो होने वाला, बहने वाला। विद्युत क्षेत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल जाता है तो वहां पे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जरूर काल्पनिक होती हैं, बट विद्युत क्षेत्र रियल होता है। इस चीज को बात मेरे को ढंग से समझना, जहां तक विद्युत क्षेत्र है वहां तक हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना जरूर कर सकते हैं। तो ये जो विद्युत फ्लक्स है, किसी पृष्ठ से लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स में निरूपित करते हैं। जिससे ये सामने बोर्ड है, ध्यान से सुना, ये बोर्ड है और इसमें से ऐसे बल रेखा निकल के जा रही है, एक समान बल रेखाएं जा रही हैं, समान बल रेखाएं जा रही हैं, कैसे भी जा रही हैं, तो इस पृष्ठ को पार करके जा रही हैं, तो ये फ्लक्स में होगा, फ्लो में होगा, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब विद्युत फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करेगा वो सारा सब कुछ हम समझाएंगे। ठीक है ना, तो मोस्टली ये चीज हो गई। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, फ्लो का मतलब बहना, बहने का मतलब निकल जाना या आगे चल जाना, उस चीज को फ्लक्स उसी शब्द से जुड़ा हुआ है। क्या कि जब किसी पृष्ठ से लंबवत रूप में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स में निरूपित करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए, मैं इसको पूरी थ्योरी में ढंग से समझाऊंगा बोर्ड क्लास में कैसे लिखनी है, लेकिन पहले समझिए जरा कैसे बेटा। कि देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हो किस तरीके से एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इसके लंबवत जो मेरा ये मार्कर है ये जेड अक्ष ऐसा आएगा, लंबवत होगा तीनों, लेकिन ऐसे खींच नहीं सकता तो मैं इसको ऐसे दर्शा सकता हूँ। ठीक है ना, ये तीनों एक्सिस हो गए, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कि मान के चलिए कि कोई पृष्ठ रखा है पृष्ठ, ओपन पृष्ठ, खुला पृष्ठ, जैसे ये रहा ऐसे, ये वाला कॉपी का पृष्ठ ऐसे रखा है। ठीक है ना, ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए बेटा, इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश भी हम देखेंगे। ऐसे रखा है, दिशा के इधर भी ले सकते हैं, हालांकि मैं विद्युत क्षेत्र इधर से उधर लूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेना बहुत ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये क्या होगा, पृष्ठ के तल के लंबवत, चाहे अंदर चाहे बाहर की ओर, तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल सदिश। ये रफली है समझा रहा हूं, अभी आपको नोट नहीं करना। नोट करने के लिए हम बाकायदा लैंग्वेज लिखेंगे बोर्ड पर, आप उसको नोट करेंगे कॉपी पे बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, जैसे क्षेत्रफल सदिश से भी शो कर दिया, ये ऐसे है। अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल सदिश को मतलब उसकी दिशा कैसे निरूपित करेंगे, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत का मतलब कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये एंगल कितना बनना है बेटा, इसके साथ में 90 डिग्री का बनना है, तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। कि मान के चलिए इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, प्रवेश कर रही है यहाँ से, और फिर ये निकल रही है 1 2, ये तो क्षेत्रफल सदिश को शो कर रहा है।
और ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर है, समदूरस्थ है, तो ये विद्युत क्षेत्र एक समान हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो इससे कितनी बल रेखाएं निकलनी है? 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इतना ही क्षेत्रफल सदिश दूसरा ही जगह लिया, मतलब इतना ही क्षेत्रफल, इतना ही ए वेक्टर। अब इससे कहीं मान लो कि 2 रेखाएं निकल रही होती, तो विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत फ्लक्स है वो भी कम होता। तो विद्युत फ्लक्स किस तरीके से आधारित करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये सारा सब कुछ किस चीज है। अब मान के चलिए कि मैं क्षेत्रफल बड़ा ले लेता हूं, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा ले लेता हूं, या और छोटा ले लेता हूं, मैंने और छोटा ले लिया। अब इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही है? 1 निकल रही है, तो आपका विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। और मैं और भी छोटा ले लेता हूं, तो इससे एक भी बल रेखा नहीं निकल रही। किसी पृष्ठ से लंबवत जो बल रेखाएं निकलती है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है ना? तो किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स के में निरूपित करते हैं। अब ये देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा, कि विद्युत क्षेत्र हमने घटाया तो विद्युत फ्लक्स भी घटता चला गया। तो यहां से एक चीज आपको पता लगे कि विद्युत फ्लक्स समानुपाती विद्युत क्षेत्र नहीं, क्षेत्रफल सदिश के परिमाण के बराबर। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत छोटा कर दिया हमने, तो एक भी रेखा नहीं निकली, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। और बड़ा कर दिया मैंने, कि मान के चल रहे यहां से भी विद्युत रेखाएं जा रही थी, लेकिन इससे तो मैं मान के चलता हूं कि चलो ये 3 निकालिए, तो ये यहां से भी जा रही थी, यहां से ये जा रही थी, तो वैसे जा कितनी नहीं है? सारी 5, लेकिन इससे कितने निकलने हैं? 3। तो मैं और बड़ा कर दूं विद्युत क्षेत्रफल को, इसको सदिश क्षेत्रफल को, तो इससे 5 बल रेखाएं निकलेंगी। 5 बल रेखाएं निकलेंगी तो संख्या रेखा बढ़ी, क्षेत्रफल से संख्या रेखा बढ़ी, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से क्षेत्रफल रेखाएं बढ़ जाती हैं। तो अब बात आपकी समझ में आई ना? तो क्षेत्रफल बढ़ाने से बिल्कुल आपका विद्युत फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्रफल है तो इससे 5 बल रेखाएं निकल रही है, और ये छोटा है तो इससे 3 निकल रही है। तो ये तो हुई क्षेत्रफल के समानुपाती। अब बात आती है कि ये विद्युत क्षेत्र से और ज्यादा विद्युत क्षेत्र ले, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र से रेखा है ना, ये मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घन तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करता है। अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो सब संख्या विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के नजदीक होंगी, और विद्युत क्षेत्र रेखा कमजोर है तो वो दूर दूर होंगी। तो मैं और स्ट्रांग ले लेता हूं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र रेखा नजदीक होंगी, वो 3 की बजाय 4 या 5 भी निकल सकती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ी, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने से विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो विद्युत फ्लक्स किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के परिमाण के। आई नहीं बात समझ में? तो इस चीज को हम ध्यान से सुनेंगे। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के परिमाण और आपका क्षेत्रफल सदिश है उसके परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करता है, और डायरेक्टली समानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ता है, क्योंकि बल रेखाएं ज्यादा होंगी जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और आप विद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएगा, उतनी ज्यादा रेखाएं निकलेंगी। तो ये हुआ विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब लिखेंगे कैसे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, सारा सब कुछ देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की किसी समतल लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है जी।
अब इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे, दो तरीके से समझाऊंगा, दो डायग्राम बनाऊंगा मैं। पहला तो डायग्राम मेरा ये रहा, ये पृष्ठ ऐसे रखा है बेटा, ऐसे जैसे मेरा हाथ ये रहा। इस क्षेत्रफल सदिश इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लूंगा। इधर भी लंबवत अंदर की ओर भी बताया मैंने ओपन पृष्ठ के, लेकिन मोस्टली विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले तो ज्यादा बेस्ट है। ए वेक्टर विपरीत भी होगा वैसे। अब मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे ली, ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब ये दोनों के बीच में कोण कितना है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश का विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर अदिश राशि। अब ये कैसे आया मैं इसको समझाऊंगा, बड़े बाकायदा समझाऊंगा, ठीक है। पहले मेरी बात तो ध्यान से सुनिए कि ये दोनों गुणनफल कैसे आया, अभी मैंने पीछे बताया उसका नोट में लिखवाऊंगा कि हमारा जो विद्युत फ्लक्स है उसके जो मान है वो समानुपाती हमारे विद्युत क्षेत्र के भी है और वो समानुपाती हमारे क्षेत्रफल के भी है। विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक होंगी, घनत्व होंगी, घनी होंगी, तो घनी होंगी तो ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को तो हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइडिया बात समझ में। अगर बल संख्या रेखाएं ज्यादा निकलेंगी तो हमारा विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और कम निकलेंगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा तो हमारा विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। दूसरा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा लेंगे तो हमारे वो ज्यादा से ज्यादा बल रेखाओं को गुजरने देगा, तो हमारा विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अगर हम क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल कम लेते हैं तो उससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कम होगी, तो हमारा विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई ना। दूसरी चीज, एक लॉजिक और है इसको समझने का कि विद्युत फ्लक्स फ्लो का मतलब होता है बहना, उसके लिए तीन दिशा चाहिए। अब तीन दिशा का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो एक दिशा में तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया और दो दिशा में हो गया क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई में और दो दिशाओं में तो क्षेत्रफल हो गया और एक दिशा में क्या हो गया, अपना क्षेत्र। तो ये फ्लक्स का मतलब फ्लो का मतलब वॉल्यूम से होता है बहना, किसी वॉल्यूम में बहेगा। वॉल्यूम मतलब आयतन, और आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई में तो आप क्षेत्रफल मान लो, लंबाई में आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इन दोनों के गुणनफल के। अब ये डॉट कैसे लगा इसको भी मैं जरा समझाता हूं ध्यान से। ये अदिश राशि है, ये आएगा आपके सेकंड डायग्राम से समझ में। कैसे कि मान के चलते हैं कि यार ये पृष्ठ एकदम लंबवत ना होकर के अगर थोड़ा तिरछा भी हो जाए, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा आप नहीं बदल ले। विद्युत क्षेत्र आपका जो कि तो अभी ऐसे ही है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन आपने इसको टेढ़ा कर दिया। यूं था पहले, तो यूं था, ठीक है ना। अब किसी ने यूं कर दिया, और यूं करने का मतलब है ये ऐसे ऐसे कर दिया इसको, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे कर दिया। अब भाई ये आपका क्षेत्रफल है। अब ध्यान से सुनिए, लंबवत कैसे बैठेगा मुझे देखना है। ये किसकी दिशा है, हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। सेकंड डायग्राम में क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश यानी कि पृष्ठ के तल के लंबवत खींची गई रेखा। लंबवत तो बेटा यूं ही आने वाली है, कैसे, ऐसे। ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब मान के चलते हैं कि ये क्षेत्रफल सदिश और ये दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर है, दोनों की दिशा के बीच में थीटा कोण है। लेकिन मेरा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे पृष्ठ चाहिए लंबवत। लंबवत का मतलब मुझे तो यही चाहिए भाई, इस तरीके से। लेकिन ये तो ऐसे तिरछा रखा है, तो पृष्ठ लंबवत निकालिए। तो ये अगर इसको सीधा यूं चाहते हैं, पहले ऐसे था और मैंने ये कितने एंगल पे घुमाया, थीटा पे, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो ये सामने वाले थीटा के ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। बहुत नॉर्मल सी बात है, विद्युत क्षेत्र के साथ में ये ऐसे था और ये ऐसे रखा है, पहले लंबवत का मतलब ये हो गया। यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ऐसे जब रखा है ये, ओके। तो ये मुझे ये इसका मान चाहिए भाई। मेरा ऐसे था, मुझे तो ये घटक चाहिए, ये वाला।
लेकिन ये मेरे पास ऐसे है जिसकी वैल्यू ए दे रखी है, परिमाण ए दे रखा है, तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा बेटा, इसका मान निकालूंगा समकोण त्रिभुज के हिसाब से। तो ये भुजा, ये जो सामने वाला तल कर्ण के रूप में आ गया, ये ऐसे है और नीचे ये ऐसे, तो ये त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज। तो ये वाला जो सामने वाला पृष्ठ है, तल है, ये क्षेत्रफल से, तो ये बन गया आपका कर्ण, ये बना आधार, और इस थीटा के सामने नीचे वाला बना लंब। तो मुझे तो आधार चाहिए ना लंबवत, तो ये आधार किस में आएगा, कॉस बने, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कर्ण का परिमाण कितना दे रखा है ए, और आधार कितना हो गया ए कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया ए कॉस थीटा। तो मेरा जो फॉर्मूला है ना, क्या चाहिए कि विद्युत फ्लक्स जो हो, विद्युत क्षेत्र इनटू जो लंबवत क्षेत्रफल होता है ना, वही चाहिए। तो ई और लंबवत क्षेत्रफल बाई चांस थीटा एंगल बना ले तो कितना मिल जाता है ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा को अदिश गुणनफल पे पहुंच जाइए, कहां, ए डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो ये चीज आपके लिखी, तो ये इक्वेशन नंबर आप इसको यहाँ सेकंड लिख देंगे, क्योंकि मैं लिख देता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये था हमारा विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। किसी पृष्ठ से के लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कोई उनकी कितनी संख्या, उसको विद्युत फ्लक्स में निरूपित करते हैं। उसी आधार पे मैंने बताया विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है तो उसकी क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, नजदीक नजदीक होंगी, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होने से संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स संख्या रेखाओं को ही तो निरूपित कर रहा है। अगर हमने क्षेत्रफल बड़ा ले लिया, जितना बड़ा क्षेत्रफल लेंगे तो ज्यादा संभावना रहेगी बल रेखाएं नहीं गुजरने की या क्षेत्र रेखाएं गुजरने की, तो क्षेत्रफल के भी समानुपाती होगी, ये दोनों चीज समानुपाती होगी। हालांकि नोट में मैं बहुत अलग से लिख पाऊंगा। ये हमारी इक्वेशन सब कुछ डिपेंड करती है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है, जैसे इस कंडीशन में पहले वाले में ई वेक्टर, ये जो थीटा कोण है ना, याद रखना किस किस के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और हमारा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के लंबवत, सतह के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसके लिए होता है ये सारा सब कुछ। तो इन दोनों के बीच का कोण है, ये दोनों समान दिशा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो कॉस 0 की, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 होने पर ये ई ए बचेगा। थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस 180, यानी कि हम ऐसे था पहले ऐसे किया 90 पे घुमाया, फिर ऐसे कर दिया 180 घुमाना, कल ऐसे हो गए तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो उस कंडीशन में ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कॉस 90 हो जाए, कॉस 90 का मतलब अभी तो ये 0 में ऐसे रख दिया तो अब एक भी रेखा नहीं निकल रही इससे, देख लीजिए जरा, ये ऐसे था और मैंने 90 डिग्री से यूं घुमा दिया तो अब इससे एक भी रेखा नहीं निकल रही है। कंफ्यूजन मत होना बेटा, कभी कभी ये एंगल ऐसे मत समझ लेना कि ये हमारा पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये इस पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र के बीच एंगल ले लूं मैं 90 डिग्री, ये नहीं होता। पृष्ठ के लंबवत जो हमारा रेखा खींची जाती है, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा बोलते हैं, उस दिशा के और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, ये बाकायदा मैं नोट में लिखवाऊंगा, कभी गलती ना करें कि इसको समझ लें हम। ओके, ये चीज हमारी यहाँ तक क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट में लिखवाऊंगा। इसको हम समीकरण नंबर आगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखो, इसके जस्ट बाद में लिख रहा हूं बेटा। देखिए किस तरीके से, या फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी 1, ठीक है ना। अब ये इस इक्वेशन 1 के आधार पे ही सारा सब कुछ चलेगा, तो इसके लिए हम स्पेशल केस क्या लिख सकते हैं वो मैं नीचे बताऊंगा। थीटा इज इक्वल टू 0 90 डिग्री किस तरीके से था, डायग्राम मैंने समझाया, तो हम इसको नोट करेंगे किस तरीके से। केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, समझ गए ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो समीकरण 1 से देखना विद्युत फ्लक्स क्या होगा। समीकरण 1 से, इस वाली से, फाई इज इक्वल टू पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है
ई ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो ये +1 रखेंगे तो क्या बचेगा, ई ए अधिकतम होगा। सेकंड केस है अपना, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है बेटा, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस ई ए हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, क्योंकि कॉस 180 की डिग्री की वैल्यू होती है -1। -1 यहां रखोगे, -1 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। तीसरा जो केस है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यूं रख दिया, अब एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही ना, उससे नहीं गुजर रही थी, तो उन संख्या रेखा को तो विद्युत फ्लक्स में निरूपित करते हैं। तो समीकरण 1 से विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो ये चीज आप वीडियो को पुश करके नोट करना, उतारना, चलो उतार दो। देखिए बेटा, देखिए अलग से आपको जो नोट करनी है चीजें, बिल्कुल जो हमें दिमाग में रखनी है, देखना कैसे। नोट नंबर 1, जो थीटा है ना, थीटा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई व सदिश क्षेत्रफल, दोनों ही सदिश राशि है, सदिश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, या क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश, ए वेक्टर लिख दो या ई वेक्टर लिख दो विद्युत क्षेत्र के लिए, के मध्य का कोण है, ये याद रखना। और ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 है कि विद्युत फ्लक्स समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के, और विद्युत फ्लक्स समानुपाती होता है क्षेत्रफल सदिश के परिमाण के, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, ठीक है ना। तीसरा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इस चीज का याद रखना, विद्युत फ्लक्स फाई ई एक अदिश राशि है, ओके। मात्रक और विमा क्या होगी, चौथा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, मात्रक क्या हो गया इसका, सूत्र के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस कभी कभी आप इसको वोल्ट इंटू मीटर में भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो कैसे आया मैं बताऊंगा, ये वोल्ट इंटू मीटर में भी लिखा सकता है। विमा क्या होगी, विमा बहुत इजी है, बल की विमा क्या होगी, m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल की विमा l2 बटे c किसका मात्रक है, कूलाम, कूलाम के लिए संकेत है, सॉरी, तो कूलाम की क्या होती है, a1 t1, तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू m1 l3, क्योंकि l2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और ये a ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और t ये नीचे प्लस में ऊपर पहुंचेगा तो माइनस में, -2 ऑलरेडी है तो t-3। तो इस चीज को ढंग से समझना, विद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से समझ लेना। ओपन पृष्ठ के लिए क्या होता है, क्लोज पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, क्लोज पृष्ठ के लिए लंबवत सिर्फ और बाहर क्यों लेते हैं, ये चीज मैंने आपको सब नोट कराई है। कल को हम जो पढ़ाएंगे ना, तो एक दो कुछ एग्जाम्पल कराएंगे इसके, विद्युत फ्लक्स से संबंधित तो पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, और हैं आपकी सतत आवेश वितरण होगा इसके बाद में, फिर गॉस के नियम आएगा, बहुत छोटा सा गॉस का नियम है, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन चलेंगे, अनुप्रयोग हो गए, कि अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि गॉस के नियम के आधार पर सरलता पूर्वक
हम विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, हम उसमें कूलाम के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।